अस्सलाम वालेकुम। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कल गद्दारी के मुकदमे की समाअत होगी और आर्टिकल 6 की एप्लीकेशन पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रही है। किसी फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 बनाया तो गया था जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी मार्शल लॉ भी लगते रहे और कभी आज तक आर्टिकल 6 का इस्तेमाल जो है वो कोई अदालत या कोई हुकूमत कर भी नहीं पाई। तो अहम इम्तहान है इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का भी और पाकिस्तानी हुकूमत का भी कि दोनों किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आइन अगर सबसे मुकद्दम और अजीज़ चीज़ है और हमारे लिए होनी भी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में उसने जो चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं उसको हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत बड़ा इम्तहान है। 99 और 3 नवंबर 2007 दोनों के ऊपर इतने सवालात आएंगे और उनके साथी जो थे, जो उनको कू में जिन्होंने मदद की, उनके ऊपर जब सवालात उठेंगे तो ये एक सवालिया निशान बन जाएगा। क्या हुकूमत वक्त और अदालत में इतनी सख्त और जान है कि वो अपना नफाज कर सके आर्टिकल 6 का। दूसरा आज का हम इशू होगा नॉर्थ वज़ीरिस्तान। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हवाले से चंद दिन पहले, 2-3 रोज़ पहले, पाकिस्तानी एक मिलिट्री की चौकी के ऊपर हमला हुआ था, सुसाइड अटैक, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत हुई। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाई की और आज जो ख़बरें हैं रॉयटर्स ने, अल जज़ीरा ने और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने शाया की, मुकामी लोगों को कोट करके। उसमें ये कहा गया कि वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं। लास्ट वीकेंड पे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मौलाना समीउल हक हमारे साथ थे, उनका कहना भी यही था कि उसमें दहशतगर्द नहीं मारे गए, सिविलियंस हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी पूछेंगे कि मारे जाने वाले कौन थे। तीसरा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में वो है पिंडी की सिचुएशन, या ये कह लीजिए कि शिया सुन्नी फसादात की सूरत हाल, क्योंकि दोबारा एक मौका है जिसमें टेंशन एकदम से फिर बढ़ गई है। हमने 10 मुहर्रम को देखा था कि जो हालात हुए थे अभी चेहलम आया नहीं है और एक दिन पहले ही लगता ही है कि वैसी एक खौफनाक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है हमारे सामने। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक होंगे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान साहब, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट जावेद हाशमी साहब और इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग का हारून रशीद साहब हमारे साथ होंगे। बाबर अवान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आर्टिकल 6 जनरल परवेज़ मुशर्रफ, क्या इतलाक होगा? वो तो हो गया है, प्रोसेस शुरू हुआ है जी। इतलाक इस तरह से होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनाया गया उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट उसको इनिशिएट करती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त डिवाइडेड है आर्टिकल 6 की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। वो कहते हैं कि 12 अक्टूबर 99 को कुछ नहीं हुआ था, ना कोई वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुआ, ना कोई अदलिया टूटी, ना जस्टिस सिद्दीकी और सुप्रीम कोर्ट पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही सेनेट टूटा, ना 5 असेंबलियाँ टूटी। वो कहते हैं जो कुछ हुआ है ये 2 नवंबर की रात को हुआ, 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद। मैं समझता हूं कि ये कंट्रोवर्शियल ट्रायल हो गया है शुरू में ही और उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, प्रोसिक्यूशन है। 1 नंबर 2, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, और जो आपका मुतल्लका कानून है जिसको कहते हैं हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट, दोनों के अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए एंटायर टाइम सारी जितनी भी टाइम लिमिटेशन थी वो सारी डू अवे भी कर दी गई है और ये शुरू होगा जब भी एप्लीकेबल होगा 23 मार्च 1956 से। हाँ। आइन में भी मौजूद है और कानून में भी मौजूद है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि 2 मुखालिफ फरीक हैं, नवाज शरीफ साहब और जनरल मुशर्रफ साहब, इनके दरमियान ये ट्रायल होने जा रहा है। तो क्या ये एक सियासी ट्रायल होगा या कानूनी अमल, उसकी अमलदारी का तकाजा पूरा किया जाएगा? ये तीसरा सवाल है। सियासी पहलू तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन एक चीज़ फरमाएगा, जो इन्होंने वो फाइल किया प्रोसिक्यूशन की जानिब से चार्जशीट, जो चार्जेस फ्रेम किए गए, उसमें एक चार्ज वो भी है कि इन्होंने इलीगली जो 60-70 जज थे उनको नज़रबंद कर दिया, नए जजों को हल्फ दिलवा दिया। जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये जजेस बहाली से पहले हल्फ उठा चुके थे। ऐसे ही हुआ था जी, ऐसे ही हुआ था। और अकेले नहीं, और भी थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, ऑनरेबल जजेस, जस्टिस नासरुल मुल्क भी। जी हाँ। तो ये 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक जो अभी चीफ जस्टिस हैं और एक जो नेक्स्ट इन लाइन है, जिन्होंने आज से 6 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो जाके वकील जनरल परवेज़ मुशर्रफ का सवाल उठाएगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के तो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो फिर वही भी क्वालिफाई नहीं करते, इलीगल एक्ट था। नहीं, उनसे पहले भी एक आदमी आएगा, जस्टिस इफ्तिखार आएगा ना, उसने हल्फ उठाया था। बिल्कुल, 12 अक्टूबर फिर जजमेंट दी, जो यस जफर अली शाह केस की जजमेंट दी। लेकिन मैं इस आप वी बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, वी आर एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। देखिए, इफ्तिखार चौधरी जो है वो उनके ऊपर सवाल तो उठेगा बाबर। नहीं, सवाल नहीं, वो मुल्जिम है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो वो मुल्जिम है, बिल्कुल है। लेकिन
वो इस वक्त फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मुझे जो उससे बड़ा सवालिया निशान लग रहा है वो मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस। नहीं, मुझे उससे पहला सवालिया निशान नजर आ रहा है ना। फॉर्मर आर्मी चीफ का ट्रायल हो रहा है, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस जिसने उसका साथ दिया वो मुलजिम कैसे नहीं होगा? तो ये 3-4 बड़े नाम जो हैं बाबर अमान साहब, क्या इस ट्रायल को आगे बढ़ने देंगे? जनरल शफाक कियानी को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोलैबोरेटर्स का जिक्र करेंगे तो जनरल अजीज, जनरल महमूद अगर आएंगे तो ये नहीं हो सकता कि उस वक्त जनरल अशफाक कियानी का आप तज़किरा ही ना करें। उससे एक बुनियादी सवाल और है नदीम मलिक साहब, मुझे नहीं पता कि उनके वकील किस तरह से इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, और उनकी आई एम नॉट खालिद रंजा जो 3 ब्रीफ, थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट भी कर दें, जो 3 वो लेके गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्ट की ठीक नहीं है, जजेस के ऊपर उन्होंने इतराज़ और जो प्रोसिक्यूटर थे उसके ऊपर इतराज़ उठाया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों रिजेक्ट कर दी। वो टाइमिंग से गलत थे, फोरम भी ठीक नहीं था मेरे नुक्ता नज़र से। अगर आई एम एज अ लॉयर मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट होल्डिंग ब्रीफ एन एनी पार्टी। वो टाइमिंग्स तब आएंगे जब इस ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो पहले ये सवाल वहां उठना चाहिए, जो फोरम है उसके पास उठाते हैं, और उसका अगर ऑर्डर होता है, क्या पता कि वो फोरम में इत्तेफाक कर ले कि हम ठीक नहीं बैठे। इसलिए कि कोई प्रोसीजर सिरे से पहले तो जाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत और हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट के मातहत। ये कानूनी और आईनी बात है, कुछ ऐसी बात नहीं है। पहले असेंबली में जाना चाहिए था, असेंबली से प्रोसीजर ले डाउन कराना चाहिए था। ये वो वाहिद कानून है पाकिस्तान के अंदर जिसका प्रोसीजर ही ले डाउन नहीं है कि आप चलाएंगे कैसे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 302 के मुकदमे में भी जब किसी को आप बुलाते हैं और इस्तगासे पे बुलाते हैं तो 202 के मुताबिक एक समन जाता है, समन में वो आ जाता है। पहला सवाल ये कि क्या कोई गिरफ्तारी करना चाहेगा हुकूमत या अदालत। दूसरा सवाल ये है कि जब कानून में ही नहीं लिखा हो तो आप गिरफ्तारी कैसे करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि वो इंडिपेंडेंट तौर पे एक आज़ाद शहरी के तौर पे ट्रायल भुगतेगा फॉर्मर आर्मी चीफ और डिक्टेटर, या उसको वो किसी तरह से पाबंद करके और उसको कंटेन करके और उसको काबू में रख के ट्रायल करवाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा? कानून खामोश है इस बारे में। जावेद हाशमी साहब से पूछते हैं। जावेद हाशमी साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, बहुत अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है इसी प्रोग्राम की वसातत से। ये फरमाइएगा कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना है। हमने एक प्राइम मिनिस्टर को अटक किले में बंद होते और फिर जद्दा जाते देखा, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ते देखा, लेकिन एक आर्मी चीफ के ऊपर आप ट्रायल करने जा रहे हैं जिसकी कानून के अंदर 2 सज़ाएँ हैं, या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। और उस ट्रायल शुरू होने से पहले वो एक इंटरव्यू देते हैं और साथ वो कौमी तराने भी चलते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हमें नजर आई। प्राइम मिनिस्टर्स के साथ और मामला था, फॉर्मर आर्मी चीफ के साथ और मामला है। आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, मैं कोई कानून पर ना मुझे इतनी बड़ी ना मेरे पास इल्म है ना दस्तरस है। मैं वकील तो हूँ माठा सा, लेकिन मैं पढ़ने की हद तक अमली तौर पर नहीं हूँ। मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि जो हमारे वकला की मुश्काफियाँ सामने आ रही हैं उसमें तो ये है कि अगर 10 दफ़ा मज़ीद भी इस मुल्क के आइन के परखच्चे उड़ाए जाएं तो उस पर मेडल मिलेगा, सितारा जुर्रत मिलेगा, सज़ा तो किसी को हो ही नहीं सकती। ये एक हमने पैटर्न जो अभी तक डिस्कशंस का मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पे है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे मुल्क के आइन के परखच्चे उड़ाए गए, आर्टिकल 6 भी शामिल किया गया 73 के आइन में, बाद में किया गया। लेकिन जो दुनिया के अंदर जितने भी लोग आइन की खिलाफ वर्जी करते थे उनको इतनी सज़ाएँ मिली कि अब दुनिया ने मार्शल लॉ लगाने से तौबा कर ली है। और हमारा आइन इतना पेचीदा है कि फौरी तौर पर एक और मार्शल लॉ लगाने वालों के लिए भी कालीन बिछाने के लिए तैयार हम लोग खड़े हैं। ये मेरी समझ से बालातर है। मैं कानून नहीं जानता, मैं शायद आइन पाकिस्तान का, मैं इस मुल्क का शायद इन सब दोस्तों से ज़्यादा आइन साज असम्बली का भी, कानून साज असम्बली का भी मेंबर रहा हूँ। तमाम तरमीम मेरे सामने हुई हैं, रातों को जाग जाग के 8वीं तरमीम हो और तकरीबन
चौथी पांचवी तरमीम से आज तक जितने आइन में हो चुकी हैं उसमें भी मैं शरीक रहा हूँ। मैं चाहता भी यही था कि आइन तोड़ने वालों का किसी तरीके से हाथ रोका जाए। अगर उसके बाद ये आइन हम बना सके हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर इस आइन को हमने क्या कहना है, क्या बात करेंगे। जावेद हाशमी बात ये साहब, है जावेद हाशमी साहब, आपको अंदर पकड़ के बंद करना और जेल में रखना, पाबंदे सलासल रखना, वो शायद आसान था बीइंग ए सिविलियन, लेकिन यहाँ एक फॉर्मर आर्मी चीफ है, लगता यह है कि बहुत सारे लोग उससे खाइफ हैं। बात ये है कानून का कोई मुश्काफियाँ होती हैं। हर वकील का उसका अपना बरीफ है, उसके पास तैयारी, किसी वकील को केस दे दें जितनी वो उसके अपने केस के हक में लड़ेगा उसके लिए आइन की वो अहमियत नहीं होगी जितना अपने केस को वो सही साबित करने पे तगो दौ करेगा। मुसीबत ये है, मेरा जेल में जाना कोई बात ही नहीं है, ये तो बाखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ। वो तो जावेद हाशमी कोई और चले जाएंगे, 20-20 साल पड़े भी रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक बंदे को भी अगर सज़ा देने के ऊपर सारी का यहाँ पे लीगल कम्युनिटी, अख्तलाफी, एतराफ़ी तमाम हजरात आ गए हैं तो एक की बजाय आप कहें कि आप हमने क्यानी को बुलाना है, फलान को बुलाना है। पहली बात यह है कि राइट है ये जो पार्टी एंड पावर होगी, गवर्नमेंट होगी, उनको हक है कि वो किस पर चलाना चाहते हैं। वो चला रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ पर, वो किसी और पर नहीं चला रहे। ये कहते हैं नहीं औरों पर भी चलाओ, भाई कैसे चलाएंगे? आइन के मुताबिक अख्तियार ही पार्टी जो आइन पावर को है, वफाक को है कि वो जिस पे केस चलाना चाहें वो चलाएंगे। अब ये कहते हैं नहीं, अगर परवेज़ मुशर्रफ पे चलाओगे तो तुम्हारी रोटी भी हजम नहीं होगी जब तक 12 और आदमियों पर आपने केस न चलाया। भाई वो एक केस चला रहे हैं, ये अख्तियार उनका है। मैं दोबारा आता हूँ हाशमी साहब आपके पास में, हारून रशीद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। हारून रशीद साहब, आप फरमाइएगा कि फौज का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? फौज का कोई मुमकिन रद्द-ए-अमल नहीं होगा, ये बिल्कुल एक मफरूजा है। सवाल ये है, जब ये कहा जाता है कि फला मामले में मुश्किल दरपेश है, मुश्किल का मसला नहीं है। मसला ये है क्या वो काम दुरुस्त है और जायज है। ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमने क्रिएट कर लिया है, फौज ने कब कहा है कि उस पर मुकदमा न चलाया जाए? और ये सवाल है ही नहीं कि फलां चाहता है या फलां नहीं चाहता है। सवाल ये है कि क्या आइन तोड़ा गया? आइन तोड़ा गया, क्या खिलाफ वर्जी की गई? क्या उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? वैसे तो गुजारिश ये है कि बहुत सी बातें लोग भूल गए हैं। गैलब के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने वेलकम किया था मार्शल लॉ को। वो गैलब का सर्वे मंगवाना पड़ेगा। और ये 99 पे इसरार क्यों है? क्रामवेल की लाश को निकाल कर कब्र में से फांसी पर लटका दिया गया था। भुट्टो अयूब खान के मार्शल लॉ की पैदावार थे। फखरे एशिया कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ की पैदावार है। रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, ये मैं दूसरे एस्पेक्ट में कह रहा हूँ। हारून रशीद साहब, लेकिन अगर 70-80% ये सारे लोग मुजरम हैं हमारे या नहीं है? 70-80% लोग अगर किसी काम का मुतालबा करें, हारून साहब, अगर 70-80% लोग किसी काम का मुतालबा करें जो खिलाफ आइन हो और जो जमीन का कानून है वो इसकी इजाजत ना देता हो, तो क्या वो काम जायज हो जाएगा? एस्पेक्ट ध्यान में रखने होंगे। मैं आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने कहा मुकदमा चलना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोलैबोरेटर्स हो, जजेस हो, जो मर्जी हो, मसलियत से कोई कौम पूरी ऊपर उठती है तो ही आइन की हुक्मरानी का रास्ता खुलता है। दुरुस्त। बाबर रहमान साहब, आप रखा जाए कि सिविल हुकूमतें जो है ये आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं करती। जरदारी की हुकूमत आइन के मुताबिक काम कर रही थी और नवाज शरीफ की अब आइन के मुताबिक काम करी और हमजा आइन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। बाबर रहमान साहब,
ये फरमाएगा, एक जावेद हाशमी साहब का नुक्ता बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि जिसके चाहे खिलाफ वो केस करें, अगर वो बाकियों को ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहते तो ये उनकी स्वाबदीद है। आपका कमेंट? मेरे ख्याल में हाशमी साहब ने बड़ी क्लियर बात की है। उन्होंने कहा है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। मैंने आपको कोट किया है, अब मैं सेक्शन भी कोट कर देता हूँ। सेक्शन 3 है हाई ट्रेजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973 का, जिसके अंदर तारीख दी गई है कि ये कब से लगेगा, और उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। 1956 के 23 मार्च से ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और यही कानून में भी लिखा हुआ है। गवर्नमेंट का कोई प्रेरोगेटिव सिरे से इसमें होता ही नहीं है। गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव एक है जो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। वो प्रेरोगेटिव ये है कि वो ऑथराइज करेंगे एक कंप्लेनेंट को, जो जाके कंप्लेंट फाइल करेगा, वो सेक्शन 20 से ऊपर का कोई फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। अब रूल ऑफ लॉ की अगर बात है तो फिर हम ऐसे चलेंगे, लेकिन अगर कोई और तरीका है तो वो मेरे इल्म में नहीं है कम से कम कि वो किस तरह से गवर्नमेंट ये काम कर सकेगी। ये सारे सवाल उठेंगे। अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया, आप खुद देखेंगे एक उठेगा। पहला सवाल। लेकिन बाबर साहब, जो डेफिनेशन आपने दी उसके मुताबिक तो फिर 12 अक्टूबर 99 जो आइन की वजाहत आपने की, उसके मुताबिक तो फिर 12 अक्टूबर 99 और 3 नवंबर 2007 में जनरल मुशर्रफ भी और उनके साथ जितने कू प्लॉटर्स थे वो सारे के सारे वो सब के ऊपर सवालात उठाएंगे। देखिए, नेचर ऑफ क्राइम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप मैं इत्तफाक करता हूँ, हारून भाई ने जो बात की है उससे मैं पूरा इत्तफाक करता हूँ। हो ही नहीं सकता ना, एक आदमी हवा में उड़ रहा है, नीचे उसके लोग चले जाते हैं, वो जाके पहले एयरपोर्ट को काबू करते हैं। वो बंदा उड़ रहा है नवाब शाह के ऊपर और इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे कब्जा हो जाता है। वो बंदा लैंड करता है जब कराची में, तो साथ पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा हो जाता है। ये वो चीजें ना सारी जो पब्लिक फैक्ट्स हैं, और पब्लिक फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस मौजूद है, अखबारात मौजूद हैं, गवाह जिंदा मौजूद हैं जो डायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं, आपके पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब अगर कोई ये कहे कि उनमें से कोई भी नहीं था, सारी जगह यही एक ऐसी रूह थी जो बदरू की शक्ल में सारी जगह पे खुद इसका साया था, तो ये शायरी करेगा ना, फिर वो मुकदमा नहीं चलाने का इत्तेफाक करेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप गुस्से में कोई ट्रायल करते हैं, नफरत की बुनियाद पे कोई ट्रायल करते हैं, तासुब की बुनियाद के ऊपर कोई ट्रायल करते हैं, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूं। वो ट्रायल बेशक भगत सिंह का हो, वो ट्रायल भुट्टो साहब का हो, वो ट्रायल किसी और का आप कर लें। अभी इंडिया के अंदर हुए नहीं जी ट्रायल ऐसे। आप क्या समझते हैं, इतनी वीडियोस होने के बावजूद किसी ने अजमल कसाब के ट्रायल को ट्रायल कहा है? उन्होंने कहा इट वाज मर्डर ऑफ द ट्रायल, इट वाज नॉट ट्रायल ऑफ द मर्डर। अफजल गुरु का केस है। अच्छा, अफजल गुरु का केस इससे भी बड़ा एक सबूत है। उसके अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये नारे मारती है, जो सियासी लोग अपने मुखालिफिन के खिलाफ मारते हैं, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि हमने कौम को मुतमईन कर दिया जी, कौम की तसल्ली हो गई है, जावेद हाशमी फैसला कर दिया। लेकिन यहाँ अफजल गुरु की मिसाल हम जनरल परवेज मुशर्रफ से जोड़ नहीं सकेंगे। यहाँ पर एविडेंस मौजूद है, वहाँ एविडेंस कोई नहीं थी जी। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछना चाहता हूँ आप तमाम हजरात से जो अहले दानिश हैं और कानून दान हैं, भाई इस वक्त तो जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो 12 अक्टूबर पे तो चला ही नहीं है। आसमान पे था, ज़मीन पे था, अर्श पे था, फर्श पे था, वो इशू तो आया ही नहीं है। अभी तो वो इस दूसरी दफ़ा जब आइन तोड़ा गया था, एक दफ़ा तोड़ने की सज़ा भी हुई है, दूसरी दफ़ा तोड़ने की सज़ा भी हुई है। अब तो 12 अक्टूबर वाले पे तो अभी कोई सवाल उठा इसलिए नहीं रहा कि उसके अंदर कई मसाइल पैदा होंगे। इसका जवाब खुद वफाकी हुकूमत दे सकती है या वफाकी हुकूमत का वकील दे सकता है। लेकिन जो अब मुकदमा चला जा रहा है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम 12 अक्टूबर के ऊपर बहुत लंबी वजाहत हम कर रहे हैं, तो इससे हम अपने सुनने वालों को कंफ्यूज करेंगे या उनको क्लियरिटी फराहम करेंगे। ये मैं एक ब्रेक ले लूं यहाँ ब्रेक ओवरड्यू ब्रेक ले लें जावेद हाशमी साहब। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे भी जवाब लेते हैं, हारून साहब से भी और बाबर साहब से भी हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। हारून रशीद साहब के पास चलते हैं। हारून साहब, मामला सिर्फ 3 नवंबर 2007 तक फोकस रखें
या उससे पीछे 12 अक्टूबर 99 तक जाएं, या उससे भी पीछे जाएं, 77 को भी साथ ले लें? बाबर अमान साहब, पहले आप बता दीजिए। देखिए, इसमें बाकी तो सियासी बयानबाजी है ना। जहां तक आइन का ताल्लुक है वो मैं बता चुका हूं, और कानून जो है वो भी मैं बता चुका हूं। बाकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी ज़रूरतें, अपने अपने खौफ हैं। जो 12 अक्टूबर 99 तक नहीं पहुंचना चाहते उनके अपने अलग खौफ हैं। वो फिर कुछ लोगों के बेनिफिशरी हैं, जिस तरह से मैंने जजमेंट का जफर अली शाह केस का नाम लिया। जो असली इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए से दो बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी मीनिंगफुल, लिटरल, जिसको सही मानों में कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम शिफ्ट हो गई है। पहला तो ये है कि अब इफ देयर इज अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट एनीबडी और अ सिविल लाइबिलिटी, तो आपको मैग्ना कार्टा की तरह उसको ड्यू कोर्स देना पड़ेगा, कानून के तकाजे आपको पूरे करने पड़ेंगे। दिस इज नंबर 1। दूसरा है कि जो आर्टिकल 6 है उसमें सब आर्टिकल 2A उसकी अमेंडमेंट हुई है, और उस अमेंडमेंट के जरिए से अब जो कोलैबोरेटर्स हैं, अबेटर्स हैं, और जो लोग उसकी जजमेंट को वैलिडेट करेंगे, ये भी दोनों लफ्ज लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स। देयर आर 5 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये लफ्ज भी दूसरा मौजूद है। वो भी मुलजिम ठहराए जाएंगे। कहां? आर्टिकल 6 के। अब ये आर्टिकल 6 के अंदर ये तरमीम आने के बाद ये ट्रायल होने लगा है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता इससे ज्यादा, इसलिए कि मैं कमेंट कर रहा हूं सिर्फ। और 18वीं जिसका केस है वो खुद डिफेंड करेंगे, 18वीं तरमीम या ने जिनका प्रोसिक्यूशन है वो खुद जाके करेंगे प्रोसिक्यूट। 18वीं तरमीम ने 17वीं तरमीम को भी कमजोर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वो पैराज आ गए। 18वीं तरमीम के आर्टिकल 270AA की कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्शन के बाद AAA उड़ा दिया गया, और जो ए में और AA में जो अडल्ट्रेशन हुई थी और उसके जरिए से जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, 18वीं तरमीम ने वो तहफ़्फ़ुज़ भी उड़ा दिया है। जो 17वीं तरमीम वाला तहफ़्फ़ुज़ था वो अब एक्सपोज हो जाएगा 12 अक्टूबर 99 दोबारा से। एग्जैक्टली। जावेद हाशमी साहब, इसके ऊपर सियासी कुव्वतों को कुछ एक वाज़े पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल 6 डाल देना काफ़ी नहीं था। 73 के बाद 77 भी देख लिया हमने, 99 भी देख लिया, और उसके दरमियान में भी फौजी जो अमल दखल था सियासत के अंदर, उसका भी हमने रोल देख लिया। इससे आगे बढ़कर कुछ अमली तौर पर करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि ये अगर ये तमाम तरामीम हुई 18वीं 17वीं, इसके अलावा जब तक किसी का कानून का सामना करने की हिम्मत ना हो, ख्वाहिश ना हो, तो ये मुझे बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो चले गए थे 5 साल पहले, लेकिन उस वक्त जब ज़रूरत थी तो उसके सामने हल्फ उठाया था मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने भी और पीपल्स पार्टी के वज़रा ने भी। मुझे एतराज़ था कि हम एक ऐसे आदमी को जो 2 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ चुका है, हम उससे हल्फ क्यों उठाएं? हमें उसका वज़ीर नहीं बनना चाहिए, और उससे पहले हमें अपने कवानीन के अंदर इसको ज़्यादा फूल प्रूफ तरीके से जो तरामीम का मामलात हैं उनको आगे चलाएं। अब एक हुकूमत ने नहीं चाहा, 5 साल कोई परवेज़ मुशर्रफ पे केस नहीं चला। एक फेडरल गवर्नमेंट ने आके ऑथोराइज़ किया है और वो केस चल रहा है। अब उसमें मैं एक बात बार बार पूछ रहा हूँ कि उसके अंदर क्या तब्दीली आई? नहीं होती सज़ा होती है, उसका हम आया उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त जो आपने मौजू उठाया है, केस तो चला गया, लड़ा जाएगा, उसको डिफेंड करने वाले भी करेंगे। उसका ब्रीफ मेरे पास नहीं है, बाबर साहब के पास नहीं है। जो सज़ा होती है नहीं होगी, जो खामियाँ होगी वो भी सामने खुल के आ जाएगी। अगर कोई बचता है तो बच जाएगा, लेकिन कितना अफसोस की बात है कि 5 साल पहले उस पर मुकदमा भी नहीं चलता, हल्फ भी उसी से लिए जाते हैं। अब अगर एक सिलसिला शुरू हुआ है उसको चलाएं, हर आदमी काबू आएगा। 12 अक्टूबर वाला भी आएगा, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो आए वो भी सारे उसके अंदर आएंगे। इससे पहले शायद
अयूब खान के साथ 10-10 साल साथ देने पर जो लोग थे वो भी आएंगे। उसमें मैं कहता हूँ कभी तो ये हो, फिर जाके माफ़ी दे न दे। कानून का रास्ता, आइन का रास्ता अगर इस मुल्क के आइन को नहीं बचा सकता, इस मुल्क के अंदर मार्शल लगाने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि ये फिर ये आइन भी ठीक है। फिर मुल्क भी जो टूटा है वो टूटना था, हम तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं रहे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जब नहीं करते तो मुल्क तो टूटेगा। फिर आज भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे तो ये मुल्क चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। इसका कहीं से तो हारून रास्ता रशीद चलने दे। हारून रशीद साहब, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछ लूँ, फिर मुझे वजीरिस्तान के हवाले से भी आपसे पूछना है। ब्रीफ एक कमेंट पहले इस पे कर दीजिए कि बहुत बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा इस सारे प्रोसेस को मंतकी इंजाम तक पहुँचा लिया जाए, जो भी कानून का तरीकाकार है वो भी तय हो जाए और मुजरिम को एक दफ़ा सजा भी मिल जाए ताकि ये बहस कहीं पहुँच जाए। बिल्कुल, जितने मार्शल लगे हैं सब पे अदालत को अपनी जजमेंट देनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो कन्वेंशन लीग के अयूब खान के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्हें डिगाल कहते थे, एशिया का डिगाल, और सलाउद्दीन अयूबी कहते थे, और उन्हें डिफेंड करते थे जब तक उन्हें निकाल नहीं दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो और बहुत से दूसरे लोग कोलैबोरेटर थे ज़ियाउल हक के, फिर मुशर्रफ के। अब जनरल ज़ियाउल हक का मामला तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, उनकी बेशुमार सियासी और साफ्ती बेवाएँ हैं, अब उनका नाम ही नहीं लेती, जैसे हिंदू औरतें अपने खावंद का नाम नहीं लेती। ये जजमेंट आनी चाहिए, सजा दी जाए ना दी जाए, बहुत से लोग तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, वार्निंग दी जाए, मुतय्यन किया जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जब आप ये कहते हैं फौजियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, तो ये जो नाउमीदी और मायूसी है, इसी से सारी खराबी जन्म लेती है। किसने रोका है अदालत को समाअत करने से? बाबर अवान साहब मेरे पास हैं, वो आपकी ये सियासी बेवाओं वाली बात से आपकी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि शायद जनरल ज़ियाउल हक का जब हम नाम लेंगे तो बहुत सारे सियासी लोग उनकी काबीना में बैठे हुए थे, जनरल मुशर्रफ का नाम लेंगे तो बाकी लोग उनकी काबीना में बैठे हुए थे, जो इनमें से बच जाएंगे वो हमें जनरल अयूब की काबीना में बैठे मिल जाएंगे, तो फिर बाकी बचेगा कौन? जो काबीना में बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब की, यानी इतना ताज्जुब होता है कि भाई ये मुशर्रफ के साथी थे, अब ये जमहूरियत के लंबरदार हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ जमहूरियत के लंबरदार हैं, शहबाज शरीफ जमहूरियत के लंबरदार हैं, अलावा दूसरे अवामल के कि अपनी औलाद को वो इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं। भाई सारी कौम ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने बेनिफिट किया, एक ये है फिक्र नज़र की गलती, एक है लोगों ने बेनिफिट किया है। अदालत को किसी न किसी दर्जे उसका तयन जरूर करना होगा, सजा का भी अदालत ही फैसला कर सकती है किसको कितनी मिलेगी। और इसमें यह क्या सवाल है कि फलां फौजी और फलां, कानून तो नाफज ही तब होता है जब वो ताकतवर पर, कमजोर पे कानून नाफज करने से तो माशरा इससे अगले टॉपिक की तरफ भी लेके चले। नजीम साहब, मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ। मैंने सियासी कैरियर का आगाज जो है भुट्टो साहब के दौर में भी जेलों में गुजारा था। एक ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ, मैं गया, लेकिन उसके बाद मेरा 35 साल का जो बाद का भी सियासी रोल है वो कंडेमनेशन में गुजरा है और सज़ाएं पाई हैं कि मैं मार्शल लॉ को नहीं लगने दूंगा इस मुल्क के अंदर। बाकी भी अगर कोई है जिससे भुगता हो तो आए मैदान में। जावेद आजमी साहब, ये आपका क्रेडिट है, आपको इसके ऊपर में शाबाशी मिलती है। तो बड़ा वो जब आप कहते हैं मैं बागी हूँ तो हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। आपने तो बहुत कुफारा अदा किया है और इसको कौम ने अप्रिशिएट भी किया है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद भी उसकी कब्र पे जाके कहते रहे कि हम उसके अज़ाइम पूरे करेंगे, उसका ख्वाब पूरा करेंगे, और उसके बाद जब खुद दुरुस्त है। अच्छा, थोड़ा प्रोग्राम का वक्त काफी निकल गया, दूसरे टॉपिक की तरफ लेके आए, शुमाली वजीरिस्तान की तरफ। पहले बाबर अवान साहब, शुमाली वजीरिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त? ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में ओपनली, और डिफेंस मिनिस्ट्री अमलन वज़ीर आज़म के पास है, आगे उन्होंने एक डेकॉय रखा है, उनको खुल के बताना चाहिए और कौम को ब्रीफ करना चाहिए। जो खबरें जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि फॉरेन मीडिया लगा हुआ है और फिर उसके अंदर एग्जेजरेशन भी होती है, सच भी हो सकता है। मौलाना समीर हक ने मेरे प्रोग्राम में ये बात कही, हमारे अपने लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ बाहर वाले नहीं कह रहे। मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्यों खामोश है? गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि जो वर्शन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा
वो हकायक के करीब हो सकता है, इसलिए कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी है और रिसोर्सेज बाबर साहब, हम इस वो पे शाई अवे ना करें। हम इस पे कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे, हमें जो भी करना है डिसाइसिव वे में करना है। आपको बातचीत से रास्ता निकालना है या आपको मिलिट्री एक्शन यूज करना है, दोनों के लिए आपको क्लियर हेडेड और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है। आई एग्री विद यू टोटली। इस वक्त गवर्नमेंट सिर्फ 2 फील्ड्स के अंदर बिल्कुल दलेरी के साथ और बड़ा प्रोग्रेसिवली, एक तो महंगाई टैक्सेस लगाने के ऊपर और दूसरा सारी दुनिया से कर्ज मांगने के ऊपर उनका जोर है। जो बाकी कौमी मसाइल हैं जिस तरह आपने ये कहा, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके साथ साथ सेक्टेरियनिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ साथ गुर्बत और इमारत के दरमियान जो जजीरे हैं उनका फासला बढ़ रहा है, इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। जावेद हाशमी साहब, आपकी जमात से तो ये मुतालबा भी आया कि अगर वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना है तो गवर्नमेंट खुल के बात करे कि क्या करना चाहते हैं वहाँ पे। और दूसरा, ड्रोन हमलों पे भी इमरान ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ आके खड़े हो। पहले मैं शुमाली वजीरिस्तान को ले लूँ, जो भी तरीकाकार हो कौम के सामने होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कुछ चोरी छुपे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहली थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं। मैंने हारून रशीद साहब के जवाब में नहीं कहा, ना मैंने बाबर से के जवाब में वो बात की ज़ियाउल हक वाली, वो आपने इशारतन उस पर जिक्र किया था, वो मैं आपको जवाब दे रहा था। ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है जो हाशमी साहब क्लियर हो गया जी, जी हाँ, ताकि ये क्लियर हो जाए। जो जहाँ तक इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर एक्शन का ताल्लुक़ है, ऑपरेशन का या मामलात का, देखिए हमारा एक वाज़े इस पे एक मौक़िफ़ है और उसके अंदर हम ये बात बार बार देख चुके हैं कि हमने इस तरीके से मुल्क के अंदर मुश्किलात जो आती रही हैं उसका ये हल मुस्तकिल हल नहीं है। वक्ती तौर पर यह ज़रूर होता है कि फ़ौजी ऑपरेशन होता है, मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये जो अभी भी वाक़यात हो रहे हैं उसके बारे में जितनी बदगुमानियाँ, मैं यूँ कहूँगा, ना मौलाना फजल रहमान का बयान ना हमारा, यूँ समझे कि एक बदगुमानियाँ जो फैल गई हैं इस थोड़ा सा हालिया वाक़यात की वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान में, उसका अभी तक फ़ौज भी और वहाँ पर ऑपरेशन करने वाले भी उसकी जितनी वजाहतें करें वो कन्फ्यूजन और फैलता जा रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत एहतियात है, एहतियात के बगैर आगे ना बढ़ा जाए, उसके तमाम पहलुओं को बार बार देखा जाए, समझा जाए और उसके लिए हमें कोई भी एक्शन नाराज़गी में, गुस्से में, जैसे बाबर साहब कह रहे थे कि कोई मुकदमा भी गुस्से में ना चलाया जाए, मैं कहता हूँ कोई गोली भी गुस्से में ना चलाई जाए। इस तरीके से कोई ये नहीं है। हमारी जहाँ तक फ़ौज की क़ुव्वत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वतों का ताल्लुक़ है, उसके मुकाबले पे शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जो चंद अफराद हैं वो ठहर भी नहीं सकते, कोई इतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह का एक्शन लिया जाता है और दूसरे मासूम, जब भी जंग होगी, जब फौजी एक्शन होगा तो उसमें मासूम लोग भी मारे जाते हैं। दुनिया जहान की जंगों में जो उसमें खदशात पैदा होते हैं, नाराज़गी पैदा होती है, वो सदियों तक चली जाती है। बशर्ते हारून साहब से भी पूछ लें। सिवाय हारून साहब जी, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये बदला लेने के लिए अटैक किया गया नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन। आज का उनका स्टेटमेंट है। मौलाना समीउल हक ने कहा सिविलियन कैजुअल्टीज है। रॉयटर और अल जजीरा ने भी ये खबरें छाप दी। फौज की चौकी के ऊपर पहले अटैक हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या हो रहा है, वहां रियलिटी क्या है? देखिए, इस पे तो मैं एग्री करता हूँ। एक छोटी सी वजाहत कर दूं। देखिए, जावेद हाशमी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, इन्होंने बड़े दुख सहे हैं, बड़ी तकलीफ उठाई है जमहूरियत के लिए, बड़ी तवील कैद काटी है। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि इनकी तरफ इशारा करें, वो वजाहतन मैंने कहा था। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का सारा इंटरेस्ट तो है तालिबान के साथ, उनके दिलो जान से हामी है, पाकिस्तान को आज तक उन्होंने माना नहीं है। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि सूरत हाल की वजाहत करनी चाहिए, फौज को भी, ISPR को वाजे करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, और हुकूमत को भी जो भी चीज़ है वो कौम के सामने होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता
कि फौज पे हमले हो रहे हों, जनरल न्याजी को कत्ल किया गया, सनाउल्लाह न्याजी को, चर्च पे हमला किया गया और ये जवाब में कोई कार्रवाई ना हो। मसला ये है कि जिस तरह इमरान खान से मैंने कहा था कि सियासी बसीरत अगर बाजार में बिकती होती तो आपके लिए खरीद लेते, थोड़ी सी जुर्रत अगर बाजार में मिल सकती तो नवाज शरीफ के लिए खरीद लेते। डरे हुए आदमी हैं, कंफ्यूज हैं, कोई फैसला कर पा ही नहीं रहे। मुज़ाकरात का बेनिफिट है मगर मुज़ाकरात करें। हारून साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वज़ीरिस्तान के हवाले से फ़ौज ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा हमने दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन यहाँ मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं कि वो सिविलियन मारे जाने वाले दहशतगर्द नहीं है। मेरा सवाल यहाँ यह है कि आपको डिटरमेंट होकर अपने पाँव पे खड़ा होकर करना है, जो भी करना है, बातचीत करनी है या वहाँ कार्रवाई करनी है। आप चोरी छुपे क्यों करते हैं भाई? अपना मुल्क है, अपना इंसान संभालना है, अपने लोगों को बचाना है ना। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो भी चीज़ है वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। मेरे पास मालूमात नहीं है, अगर होती तो मैं अर्ज करता कि क्या सिविलियन मारे गए हैं या नहीं मारे गए। और ये खबरें जो लोग अल जजीरा से सुनेंगे और BBC से और फलां से सुनेंगे, उसकी बजाय अपने मीडिया पे बिल्कुल वाज़ेह पिक्चर पेश करनी चाहिए। और मैं आपसे इस पर भी एग्री करता हूँ कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से स्टेट बात करती है, जो भी कार्रवाई करती है अगरचे आइनों के दायरे में भी होनी चाहिए और कौम को एतमाद में भी लेना चाहिए। ये छुप छुप के कुछ नहीं होता। बाबर अवान साहब जी, यहाँ रोड मैप का अगर पीस टॉक्स हम कोई 1000 एक दफ़ा दोहरा चुके हैं, इससे आगे हमारी बात बढ़ती नहीं है, क्यों? अच्छा, मैं थोड़ा सा भी हारून साहब ने भी कहा, मैं भी मद्दा हूँ। हाशमी साहब हमारे सीनियर स्टूडेंट लीडर थे और जब ये गिरफ्तार हुए तो अगरचे नून लीग मुझसे बहुत झगड़ा करती थी, मैं इनको जाके कोट लखपत जेल में मैं जाके इनको मिला जब ये वहाँ पे पाबंद सलासिल थे। इसलिए हम एक दूसरे की कदर करते हैं, इसमें किसी जगह कोई नेगेटिविटी बिल्कुल भी कोई तासुर नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा, देखिए इस गवर्नमेंट को आपके प्रोग्राम में यहाँ आप टेप निकाल लीजिए, मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि अमेरिका जाने से पहले आप किसी न किसी दर्जे के पार्लियामेंट को एतमाद में लेके और आप कोई ना कोई मुज़ाकरात का रास्ता ज़रूर खोलें। वो कहते रहे मुज़ाकरात, फिर वज़रा ने एक दूसरे की तरदीद करनी शुरू कर दी। एक ने कुछ और बात कही, दूसरे ने और कही, तीसरे ने और कही। अब एक दिन पहले भी जो दूसरा फ्रीक है उन्होंने कहा कि जी आपसे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर खबर प्लांट करवाई गई कि बहुत अच्छे तरीके से कुछ और ग्रुप्स हैं जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लड़ने वाले मारूफ हैं भाई। आप जिस तरह हारून साहब भी कह रहे हैं, मैंने शुरू में यही बात की, जावेद साहब ने भी यही बात की। मैंने कहा कि आप गवर्नमेंट खुल के सामने क्यों नहीं इस मसले के ऊपर आती? आपके ऊपर अगर अमेरिका का दबाव है तो आप पार्लियामेंट में आ जाएं। पार्लियामेंट आपको मैंडेट दे चुकी है। उससे पहले आप तो जीते इस वजह से थे कि आपका नाम लिया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जी आप हमारे गारंटोर होंगे अगर आप इख्तिदार में आए, तो हम आपके जरिए हम बात करना चाहते हैं। अब गारंटोर जो है वो याद देता है और याद दिलाता है। आपको तो वो पोजीशन मिल गई जिसमें आप देने की पोजीशन में आ गए, आप नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए कि जितने भी इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज, उनको अगर आप जॉट डाउन करें और उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं तो उसमें आपको सबसे पहले किसी जगह फोटो खिंचवाने वाला कोई लोन नजर आ जाएगा जिसके ऊपर इश्तिहारबाजी की जा सकती है, किसी को अकोमोडेट किया जा सकता है, मुशर्रफ के किसी साथी को। दूसरी प्रायोरिटी आपको नजर आएगी MOU साइन करो, और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी भी वजूहात हैं, सारी कौम के सामने आ रही हैं। और लिख दिया खुल के शाहीन साहब भाई साहब ने तो कि $100 बिलियन पाकिस्तान से बाहर गया। नैप्स हो रहा है, सियासी मुखालिफिन के लिए रह गया ये इदारा। अब इनके फोकस में या इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रायोरिटीज है या इनका जो चार्टर ऑफ प्रेफरेंसेस है इस गवर्नमेंट का, उसमें आपको मुज़ाकरात कहां पे नजर आते हैं? कहने से यू आर वेरी राइट, कहने से तो मुज़ाकरात नहीं हो जाते ना। आप सुबह दोपहर शाम विर्द करना शुरू करें, 99 दफा मुज़ाकरात करें और करें एक दफा भी ना। अब ये वक्त है कि कौम के सामने, अगर इनमें जान नहीं है, अगर ये नहीं कर सकते तो कौम को बता दें ताकि कौम कोई और अपना रास्ता तलाश करे। इस पे जो मौक़िफ़ था KPK की गवर्नमेंट का और जो मौक़िफ़ है उसको तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। मेरे अपने बड़े इन रोड्स हैं, वहाँ पे मैं वकालत के लिए भी जाता हूँ, दूसरे भी ताल्लुकात हैं, वहाँ लोग तंग आए हुए हैं इस बात से कि सारी की सारी जंग मसाइल एरिया स्पेसिफिक हो गए, बाकी मौज लगा रहे हैं। जावेद हाशमी साहब, पिंडी में इस वक्त बिल्कुल वही कैफियत है जो 10 मुहर्रम के बाद हमने देखी थी। खौफ है वहाँ पे पता नहीं कल क्या हो जाएगा वहाँ पर। सेक्टेरियनिज्म, हम तो पीस टॉक्स का जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए एज ए नेशन? मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा बिखर गए, तकसीम ज़्यादा हो गई हमारे अंदर।
जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, इसमें जो एक अमन की बात जो औरों के साथ कर रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है और हमें बर्दाश्त का हौसला हो नहीं रहा। जो हमने रास्ते मुतय्यन किए हैं, असूल मुतय्यन किए हैं, अगर ये हमारी इंतज़ामिया पिंडी की अपने उस वक्त के जो फ़राइज़ थे उससे वो गफलत ना बरतती तो ये इशू इस तरीके से खड़ा ना होता। या पिंडी की वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोग खौफजदा बैठे हुए हैं कि कल जो है, हालांकि पूरा पाकिस्तान के लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, चेलम का मौका है तो वो हमेशा अमन से गुजर जाता था। और ये एक वक्त था नदीम साहब जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ताज़िया उठाने के लिए अहल हदीस उलमा भी, देवबंदी उलमा भी और बरेलवी उलमा भी ये मिल के ताज़िया उठाते थे जाके कपूरथला में, दूसरे बेशुमार मौके हैं। अब हमें तकसीम किया जा रहा है और जो इंतज़ामिया होती है, जो इंतज़ामात सियासी तौर पे ख़ास तौर पर जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, उन्होंने मसाइल का हल नहीं क्या पेचीदगियों में हमें घुसा दिया है, मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। लेकिन हम अपील करते हैं तमाम शिया हजरात से, तमाम अहल सुन्नत हजरात से कि अहल बैत का एहतराम भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम रोज़ाना उन पे दरूद भेजते हैं। अगर कोई किसी तरीके से वो रास्ता मुतय्यन करता है, वो उनका जिक्र करता है तो उनके रास्ते ना रोके और इससे जो तय कर लिए थे हम उसी के मुताबिक चले तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस झगड़े के अंदर नाकामी नहीं है। करना चाहता हूँ दो बातें, जो असल इशू है उससे हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन फैक्ट फाइंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करवाई है ना, उसमें दो बातें सामने आई हैं। एक तो कैपेसिटी का इशू है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल ही नहीं थी कि कोई इस तरह का कोई इशू पुलिस वाले खुद साथ शामिल नहीं, पुलिस का दूसरा पहलू है, वो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। एक तरफ आप अपने जाती घरों की हिफाजत के लिए लश्कर और अपनी गाड़ियों के पीछे भागने के लिए लश्कर भर्ती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लश्करी को 77,000 रुपए कांस्टेबल को तनख्वाह देंगे, फुट कांस्टेबल को। दूसरी तरफ 17,000 वाला वो मरता है। डिस अरे में है इस वक्त और दुखी है और इस वक्त मसाइल का शिकार है पंजाब पुलिस। हारून साहब से बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आ रहे हैं। हारून साहब ये फरमाएगा कि ये 10 मुहर्रम के बाद हमने रिवेंज अटैक्स में कराची, लाहौर के अंदर शिया और सुन्नी दोनों के जो आलिम थे उनके ऊपर हमले होते देखे हैं। ये पाकिस्तान की शक्ल हम खुद से बिगाड़ रहे हैं। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि सारे हमारे आलम दीन की भी जिम्मेदारी है जो नहीं अदा कर रहे, सियासी कुव्वतों की भी जिम्मेदारी है जो नहीं अदा कर रहे। जनाब वाला ये इंडिया का प्लान है, इसमें अरब ममालक और हमारे दूसरे पड़ोसी ममालक मुलव्वस हैं, लेकिन हल इसका सिर्फ एक है, कानून अपनी तालीम भी लोगों को दी जाए, शऊर भी बेदार किया जाए, कानून अपनी पूरी कुव्वत से नाफज कर दिया जाए। बाहर से लोग पैसे ले रहे हैं, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, हुकूमत को क्यों मालूम नहीं है। और जो फितना फैलाने वाले नाम नहाद उलमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम जानते हैं पिंडी में क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, ये जरा मालूम करेंगे ये पुलिस अफसर किसकी मर्जी से लगाए गए थे, ये निकम्मे पुलिस अफसर, और पता करेंगे आरपीओ कहाँ था और क्या कर रहा था, इसको लगवाया किसने था। जब आप कानून नाफज नहीं करना चाहते और हुक्मरान अपनी विम्स पे चीजों को चलाना चाहते हैं तो यही होगा। हारून रशीद साहब, बाबर अवान साहब, जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। मेरे ख्याल में आपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स दिए थे, जहां उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज ये दिया कि पाकिस्तान से पहले भी ये तो लोग इकट्ठे उठते बैठते थे, अब गला काटने की नौबत क्यों आ गई। कल के दिन के लिए मेरे ख्याल में ये मैसेज यही रखिए कि पाकिस्तान के लिए आपस में मुसलमान भाई जो है एक दूसरे के खून के प्यासे मत हो। वो शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है या किसी और मसलक से उसका ताल्लुक है, लेकिन ये कानून किसी को इख्तियार नहीं देता, न मज़हब इख्तियार देता है कि जाएँ और दूसरे को काफिर करार देकर उसका गला काट दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।